जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल विथ अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू अ डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट। या हम इसी हेडिंग को दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल विथ अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू अ कंपार्टमेंट। बेटे यहाँ पर दो तीन वर्ड जो आया है, पहले उस वर्ड को समझते हैं और वर्ड को समझने के बाद फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इस हेडिंग के पीछे की फिजिक्स क्या है। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर आया हुआ है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, हम ये देख लें। डिस्क्रीट का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? अनिरंतर। अनिरंतर, या फिर इसी को हम असतत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असतत। निरंतर हो सकता है, असतत हो सकता है, पृथक हो सकता है, अलग हो सकता है। पृथक भी बोल सकते हैं, अलग भी बोल सकते हैं। तो ये इसके हिंदी का कन्वर्जन है, हिंदी में ट्रांसलेशन है इसका। और दो तीन तरीके से ऐसे हमने लिख दिया, अनिरंतर, असतत, पृथक, अलग। और आपको जो समझ में आ सकता है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। और क्या बोल सकते हैं इसको? अलग, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। पृथक, असतत, अनिरंतर, अलग, चलो ठीक है। यहाँ पर एक इंग्लिश इसी का सिनोनिम्स अगर लिखूं तो उसको मैं बोल सकता हूं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल सकता हूं उसको? डिसकंटिन्यूअस। ये डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस। अब आप समझ गए होंगे शायद, अब इतना डिस्क्रीट को एक्सप्लेन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या है पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन? किसमें करना है? ऑफ अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू द डिस्क्रीट सेट ऑफ द एनर्जी स्टेट। मैं ये बता दूं आपको कि इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा। इस सिस्टम का, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और इसकी टोटल जो एनर्जी है वो क्या है? कैपिटल E है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n और टोटल एनर्जी E है। और इसमें बहुत सारे एनर्जी स्टेट हैं, बहुत सारे एनर्जी स्टेट हैं। और उस एनर्जी स्टेट के अंदर जो एनर्जी है किसी एक स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, यही हमको डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना है, यही हमें दिखाना है। मेन हेडिंग का हमारे पर्पज यही होना चाहिए। फिर से सुने, हेडिंग का पर्पज क्या है कि कोई एक गिवन सिस्टम है, उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी E है, लेकिन उस सिस्टम में बहुत सारे एनर्जी स्टेट हैं और किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें जो कुछ भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, एनर्जी स्टेट में क्या रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। बेसिकली हमारे हेडिंग का यही एम है। तो इस हेडिंग को हम कंप्लीट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम which is the total energy capital E and the total number of molecule present is capital N। तो कैपिटल N उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और कैपिटल E जो है उसका टोटल एनर्जी है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये जो मेरे पास एनर्जी का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे क्या है? एनर्जी स्टेट है। हाँ, डिस्क्रीट का और भी मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, याद आ गया है तो बता ही देता हूँ। डिस्क्रीट का आप ऐसे समझिए क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है सपोज कर लेते हैं। ऐसा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन बस आप ऐसा मान लें कि ये एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन से एक रस्सी लटका दी गई और मान लेते हैं कि ये 3 फीट की है, ये 3 फीट की है। तो अगर मैं यहाँ से किसी एक आर्मी के जवान को उतरने के लिए बोलता हूँ तो ये क्या करेगा कि इधर से उतरेगा, यहाँ से आर्मी का ये जवान उतरेगा। तो अगर मैं कह दूँ कि बेटा 3 फीट का है और 2.5 फीट पे रुक जा तू, तो कहेगा यस सर रुक जाऊंगा। फिर मैं कह दूँ नहीं नहीं और नीचे जा और नीचे इंड से
तू आधे फीट पे रुक जा, तो कहेगा यस सर रुक जाऊंगा। मैं कह दूँ 3 फीट का है तो 2.25 फीट पे रुक जा, तो ये रुक जाएगा। यानी कि इस वाले यहाँ पर जो लगा हुआ जो ये रोप है, रस्सी है, इस रोप के किसी भी पॉइंट पर ये रुक सकता है। हर एक वैल्यू पॉसिबल है इसके रुकने की। यानी कि ईच वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस मैन फॉर द स्टैंडिंग ऑफ द रोप, इस रोप पर। लेकिन अगर मैं कहूं इसी एरोप्लेन से एक हमने सीढ़ी लटका दिया, 3 फीट का अभी भी सीढ़ी है, और जो ये डंडा है, ये डंडा 0.5 फीट पर है, 0.5 फीट पर है एक डंडा। अब मैं अगर उस आर्मी के जवान को बोलूं बेटा कि अब तुम क्या करो कि 2.25 पर रुक जाओ, तो कहेगा कि बॉस मेरा पगला गया है। अरे एक डंडा हर आधे आधे फीट पे है, तो मैं 2.25 पर कैसे रुक पाऊंगा, 2.23 पर कैसे रुक पाऊंगा, 2.245 या 49 या 39 ऐसे किसी पर कैसे रुक पाऊंगा। मतलब ये मेरे कहने का है कि अब हर ईच वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ सर्टेन वैल्यू ही पॉसिबल है। तो जब कभी भी सर्टेन वैल्यू पॉसिबल हो, हर एक वैल्यू पॉसिबल ना हो, तो हम उसी को डिस्क्रीट बोलते हैं, और इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल एनर्जी कैपिटल E है, उसमें एनर्जी जो हमें देखना है वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होती है, बल्कि उसमें एनर्जी डिस्क्रीट होती है। और उस डिस्क्रीट एनर्जी, उस एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी है, और उस पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, वही हमें इस हेडिंग में देखना है। तो हमारी यहाँ तक अप्रोच पहुंच चुकी थी कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N है और टोटल एनर्जी कैपिटल E है, और उसमें बहुत सारे एनर्जी स्टेट है। तो लेट अस कंसीडर ऐसे बहुत सारे एनर्जी स्टेट हैं। याद रखना ये एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, कोई किसी भी शेप का हो सकता है। मान लो ये ऐसा है, इतना है, ऐसे कोई बहुत बड़ा है, कोई इतना है, तो कोई इतना है। तो एनर्जी स्टेट का यहाँ पर कोई एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट होना चाहिए, तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होना चाहिए। मान लो ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है इस तरीके से। अगर ये डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है और इसमें मैं कह दूं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इसमें n2 हैं, इसमें n3 हैं, तो ऐसे डॉट 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 करके मैं मान कर चलता हूं कि इसमें ni नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इसको एनर्जी स्टेट बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी स्टेट है। और अगर मैं कहूं कि इस वाली एनर्जी स्टेट के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो एनर्जी E1 है, इसमें एनर्जी E2 है, इसमें एनर्जी E3 है, डॉट 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 करके इसमें एनर्जी EI है। जो एनर्जी है वो क्या है, EI। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर टोटल इस पूरे सिस्टम की जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो n है, और सिस्टम की टोटल एनर्जी E है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ अगर सिनेरियो ऐसा बन रहा है, तो हम किसी माइक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी को जानते हैं। किसी माइक्रोस्टेट की जो थर्मल प्रॉपर्टी है और थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है, वो उसका फार्मूला क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, तो n अपान फैक्टोरियल n अपान n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। और हमने क्या माना कि यहाँ पर ni तक जा रहा है, तो डॉट 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 कितना तक जाएगा, ni फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ तक जाएगा। किसी माइक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है ये। और याद रखिएगा कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब हम ये किसी माइक्रोस्टेट का के लिए जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है उसका फार्मूला ये लिख पाएंगे कि उसका जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फैक्टोरियल n अपान n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कंडीशन है। इस सिस्टम के लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया। जरा सा इसकी मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाएं तो हम देखें टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में हम इसके लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड वी विल गेट क्या मिलेगा बेटे हमको, लॉग
ओम और log फैक्टोरियल n माइनस log फैक्टोरियल n1 प्लस log फैक्टोरियल n2 प्लस फैक्टोरियल रहेगा और log फैक्टोरियल n3 प्लस डॉट 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 और प्लस log फैक्टोरियल ni। याद रखिएगा बेटा, फैक्टोरियल ni रहेगा ये, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप समझ रहे होंगे ये कैसे क्या हो गया बेटे। फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log m बाई n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। अब यहाँ पर बेटे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला और भी होना चाहिए, होता है कि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। क्या होता है? log n होता है। तो log m इंटू n का log m प्लस n होता है, तो ये सब प्रोडक्ट में है, तो log m प्लस log n प्लस m प्लस n करते हम चले गए, तो कुछ इस तरीके से हमें एक वो मिल गया। ये दिख रहा है आपको? ठीक। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस ये फार्मूला होता है स्टार्लिंग फार्मूला होता है। तो वी कैन यूज स्टार्लिंग फार्मूला। स्टार्लिंग फार्मूला क्या कहता है? स्टार्लिंग फार्मूला क्या कहता है? वो स्टार्लिंग फार्मूला कहता है ये है कि अगर कहीं पर भी फैक्टोरियल लॉग फैक्टोरियल x है, तो उसका अगर आप यूज करेंगे स्टार्लिंग फार्मूला, तो कहता है कि आप लिख सकते हो x लॉग x माइनस x, ये लिख सकते हो आप। इस तरीके से फार्मूला हम स्टार्लिंग फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक बार मिला लेते हैं। हाँ, यही लिख सकते हैं हम, स्टार्लिंग फार्मूला यही लिख सकते हैं। तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखो log फैक्टोरियल n ऐसा दिख रहा है, log फैक्टोरियल x जैसा। ये स्टार्लिंग फार्मूला का फार्मूला है। ये मैं इसको डब्बे में कर देता हूँ, ग्रीन कलर के डब्बे में कर देता हूँ। ये फार्मूला है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैंने पहले भी कई जगह यूज किया है, लेकिन ध्यान से उधर ही जाता है। तो log फैक्टोरियल x इज इक्वल टू x log x माइनस x। अब इसी फार्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखते हैं क्या मिलेगा। तो log x इज इक्वल टू, देखो log फैक्टोरियल n है, क्या लिख सकते हैं बेटे इसको? n लिख सकते हैं, log लिख सकते हैं और n लिख सकते हैं और माइनस x लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस लगा लें आप, और फिर आप क्या लिखेंगे जी? log। अच्छा, एक चीज और देखिए बेटा कि ये आपका जो सिस्टम है ना, देखो यहाँ पर log n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल ऐसे चलता रहेगा। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, सिग्मा, और जो i है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं, और यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूं? ये log और ni फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं इसको। देखो n1 n2 n3 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। और उसके बाद आगे के स्टेप में इसको लिखूंगा log n और माइनस n माइनस और सिग्मा i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और अब इसमें हम स्टार्लिंग फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ni और log और ni माइनस ni हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्टार्लिंग फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, इतना अप्लाई करने के बाद log x, इसको कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो कोई एक इक्वेशन मान लें इसको, तो इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं इसको। बेटे एक चीज और इसमें बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो डिफ्रेंशिएट भी कर लें, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन बाद में कर लेंगे। तो हमें इस फार्मूले को ऐसा यूज करना है जिससे कि हमें एक रिलेशन मिले, और वो रिलेशन क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में रहने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल और उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसके बीच में रिलेशन मिले। तो हमें कुछ ऐसा करने के लिए यहाँ पर हमें ये मानना होगा कि इस पूरे एनर्जी स्टेट के लिए, जितने भी एनर्जी स्टेट हैं, इन सब के लिए जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होगा, उस थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को ही हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मानकर चलें,
और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। तो जब अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मैक्स इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ओम मैक्स, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन इसका 0 आना चाहिए। और अगर ये 0 है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये भी 0 आना चाहिए। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है और हम कह दें कि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन करो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो अगर ऐसी मिलती है, ऐसी कंडीशन मिलती है, तो log x जो आप थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल लेकर चल रहे थे, log x नहीं बेटे, ये log ओम है। ये देखो ये ओम है, तो ये ओम है। तो आप इसको, इस वैल्यू को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। तो आप जब 0 के इक्वल करोगे तो चलो कैलकुलेट कर लो, आप 0 के इक्वल करो इसको। तो 0 के इक्वल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन log ओम इज इक्वल टू, यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या कहता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/n हो जाएगा और dn हो जाएगा। और प्लस लगता है बीच में, सेकेंड को आप फिर लेते हो और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हो तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन del n हो जाएगा। और माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, del n हो जाएगा। और माइनस अब इसके अंदर में यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट को आप लोगे तो सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/ni और del ni, और फिर कितना हो जाएगा, प्लस लगाओगे और log ni और फिर कितना हो जाएगा इनटू, और ni का कितना हो जाएगा del ni और माइनस del ni। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने 0 के इक्वल भी रख दिया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो बेटे, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। जो जिससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो यार। करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें del n और प्लस log n और इंटू del n और माइनस del n माइनस ये ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा बेटे, del ni और प्लस log और ni इंटू del ni और माइनस del ni और इक्वल टू ये 0। यहां से इसको इक्वल टू हटा दो। यहां से देखो बेटे एक चीज और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो उसको। ये del ni कैंसिल हो गया और ये स्टेप हमें मिल रहा है, ये स्टेप हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, log n और डॉट del n, del कैपिटल N है ये, कैपिटल N माइनस, यहाँ पर माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये del ni हो जाएगा। ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा जी, ये log ni और del ni। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, ये मल्टीप्लाई रहेगा और ni माइनस del ni। अच्छा माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहा है फिर से कैंसिल करो। कैंसिल करते हैं तो ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा बेटे, अब आपको मिलेगा log और ni और del n और माइनस log ni और इंटू del ni और इक्वल टू 0। ये स्टेप आपको मिलेगा बेटे। आपको पता है कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट पढ़ाया है, दो कांस्टेंट है। एक तो कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम का जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट होता है, टोटल। फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट क्या है बेटा, फर्स्ट कांस्टेंट यही है कि द टोटल नंबर ऑफ द गिवन सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सिस्टम इज कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
और कह रहा है कि जितने भी उसमें एनर्जी स्टेट हैं, उस एनर्जी स्टेट में जो मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो n1 n2 n3, और उससे एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस एनर्जी स्टेट में एनर्जी रखते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब दो कांस्टेंट के हमारे जो कांस्टेंट है उसके पोस्टुलेट हैं कि टोटल सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहता है और सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जब टोटल पार्टिकल कांस्टेंट और एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो हमें पता है कि अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करूं तो फर्स्ट पोस्टुलेट के लिए मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं जगह बना लेता हूं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है log n del n माइनस, यहाँ सिग्मा होना चाहिए था, ये सिग्मा माइनस सिग्मा i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और log n i इंटू डेल log n i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हमारे पास। तो हमने बात की थी आपसे कि हम दो कांस्टेंट जानते हैं, और दो कांस्टेंट कौन सा था कि किसी भी सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है और किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। उन दोनों कांस्टेंट को हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि नाउ अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम इज द कांस्टेंट, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू उस जो भी गिवन सिस्टम था उसके डिफरेंट एनर्जी स्टेट थे, उस एनर्जी स्टेट के अलोंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल था n1, दूसरे एनर्जी स्टेट के अलोंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल था n2, तीसरे एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल है n3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आयत नंबर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ni इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये फर्स्ट कांस्टेंट है ये। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या पाएंगे, डेल इक्वल टू डेल एन आई 1 प्लस डेल एन 2 प्लस डेल एन 3 प्लस डॉट 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 डेल एन आई इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अगर हम कहें डेल एन इक्वल टू डेल एन 1 प्लस डेल एन 2 प्लस डेल एन 3 डॉट 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 डेल एन आई इज इक्वल टू 0, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहे हैं, तो इस इक्वेशन की मीनिंग क्या हुई? तो इस इक्वेशन की मीनिंग ये कहती है कि किसी भी सिस्टम का, जो कोई सिस्टम है उसमें चाहे जितने भी एनर्जी स्टेट हो, चाहे जितने भी एनर्जी ऐसे स्टेट हो, ये जो भी एनर्जी स्टेट हो n1 n2 n3, अगर n1 में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मान ले कि इसमें n1 था, अब n1 माइनस x हो गया, तो याद रखना कि कोई ना कोई एक ऐसा एनर्जी स्टेट होगा जिसमें ये x पार्टिकल चला गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक एनर्जी स्टेट से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में दूसरे में जाते हैं तो ठीक उतने ही जाएंगे जितना पहले ने लॉस किया होगा। मतलब ये कहने का है कि इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एक ने जितना लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन कर लेगा। हमने उसको लिख भी दिया है कि इट मीन्स दैट द इफ एनी सेल द मॉलिक्यूल्स गेन, अगर कोई एक सेल मॉलिक्यूल को गेन करता है तो ठीक उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोई लूज भी करेगा। कोई गेन कर रहा है तो कोई लूज भी करेगा, इसका ये मतलब है। क्योंकि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बाहर से कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में नहीं जाएगा, उस सिस्टम का कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जब कांस्टेंट होगा तो जो एनर्जी डिफरेंट एनर्जी स्टेट है उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल घट बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब किसी कोई लॉस किया होगा, कोई गेन किया होगा, कोई गेन किया होगा तो कोई लॉस किया होगा। जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है या कांस्टेंट है, उसका पोस्टुलेट क्या है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर टोटल एनर्जी के अलोंग हम डिफरेंट एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी देखें तो n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3 डॉट 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 ei ni इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका भी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डेल e इज इक्वल टू e1 डेल n1 प्लस e2 डेल n2 प्लस e3 डेल n3 डॉट 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 ei डेल ni इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास कांस्टेंट है, इन्हीं कांस्टेंट को हम यूज करेंगे। तो कांस्टेंट जो हमारा ये सेकंड है, देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो डेल n की वैल्यू 0 रख सकते हैं यहाँ पर, और इस कांस्टेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो यूज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखते हैं जरा यूज कैसे करना है उनको।
तो यूज करने के लिए, तो फ्रॉम सेकंड पॉस्टुलेट से देखें डेल एन लॉग एन, और डेल एन की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 रखा, और माइनस सिग्मा आई की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होती है, और लॉग एन आई इंटू डेल एन आई इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और सिग्मा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, लॉग एन आई इंटू डेल एन आई इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, तो एक्सपैंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग n1 डेल n1 प्लस लॉग n2 डेल n2 प्लस लॉग n3 और डेल n3 प्लस डॉट 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 और लॉग, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ni और डेल ni इज इक्वल टू 0। इसे हम कहेंगे कि ये मेरा नेक्स्ट लेवल का इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। हमने कुछ नहीं किया है, सेकंड पोस्टुलेट यूज किया है फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, सेकंड पोस्टुलेट नहीं, सेकंड इक्वेशन, अच्छा ये ठीक था, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, तो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट ये यूज कर लिया है, फर्स्ट पोस्टुलेट यूज किया जो कि सेकंड इक्वेशन है इस डेरिवेशन के अंदर। तो हमने इसको यूज किया, डेल एन की वैल्यू 0 रख दी, तो कुछ इस तरीके से हमें मिला, और सिग्मा की वैल्यू को हमने एक्सपेंड किया, तो ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखें, और 4 को देखें, और कि क्या हो जाएगा, ये 3 को देखें, 4 देखें और 3 देखें, तो हम यहाँ पर देखें ये 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। और हाँ, तो इक्वेशन नंबर 4, और जो आपका ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसके इस पार्ट को हटा दिया है मैंने, डेल एन इक्वल टू, तो डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 प्लस डॉट 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 डेल ni, इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 एज इट कंपेयर कर लिया है, या फिर हमने शो कर लिया है, लिख लिया है। और जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था, जो डेल इक्वल टू था, इस पार्ट को हटा दिया है, तो E1 डेल n1 प्लस E2 डेल n2 प्लस E3 क्या हो जाएगा, ये E3 और डेल n3 EI डेल ni, इसको इक्वेशन नंबर 6 एज हमने लिख लिया है। तो आप अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो द इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, इक्वेशन 4, 5 and 6 are independent to each other. So these equation we can write a one equation like as one equation. अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो 5, 6, 7 ये इक्वेशन नंबर है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इन इक्वेशन को मैथमेटिकली हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। उस मेथड से हम इन तीनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, एक ही इक्वेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4, 5, 6 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो वी कैन रिप्रेजेंट these above equation like as the one equation by the method of the undetermined multipliers। तो उस मेथड से हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट 4, 5, 6 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो these above equation is represents like one equation by the method of undetermined
अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो अनडिटरमाइंड मेथड जो मल्टीप्लायर का है उसी से हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का मतलब ये हो गया, ऐसे लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। और जो इक्वेशन नंबर 4 है ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे डॉट कर लेंगे। और ये इक्वेशन 4 है, 5 है और जो इक्वेशन 6 है। तो इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज रहने देंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और अनडिटरमाइंड जो मल्टीप्लायर्स हैं इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐड कर लीजिए। इनको क्या कर लेना है, वो हमको ऐड कर लेना है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है वो ये है। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, आपको log n1 और del n1 प्लस, मैं ऐसा करता हूं कि इसे बोर्ड को मिटाकर बड़ा इक्वेशन जाएगा तो जगह पहले बना लेता हूं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 में 4 में 1 से मल्टीप्लाई और 5 में अल्फा से और 6 में बीटा से मल्टीप्लाई करना था। तो वो मैंने मल्टीप्लाई का यहाँ पर बना दिया। इक्वेशन नंबर 4 ये मैंने लिख दिया, ये इस ब्रैकेट में। इक्वेशन नंबर 5 ये है और इक्वेशन नंबर 6 ये है। इक्वेशन नंबर 4 में बेटे आपको क्या करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था, 1 से। और इक्वेशन नंबर 5 में अल्फा से मल्टीप्लाई करना था और इक्वेशन नंबर 6 में बीटा से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने इक्वेशन नंबर 6 में बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसको भी मिटाकर जगह बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन चलने वाला है। चलो मल्टीप्लाई कर लिया है तो ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log n1 और del n1 प्लस log और n2 del n2 प्लस log और n3 del n3 प्लस डॉट 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 और प्लस log और ni del ni और प्लस डॉट log और अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा del n1 प्लस अल्फा del n2 प्लस अल्फा del n3 प्लस डॉट 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 और अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा और del ni और प्लस डॉट 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 प्लस और बीटा से मल्टीप्लाई करना है तो बीटा और e1 del n1 प्लस बीटा और e2 del n2 प्लस बीटा e3 और del n3 प्लस डॉट 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 और बीटा ei और del ni और डॉट इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। अब आप ध्यान से देखें तो कुछ आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो यहाँ से स्टेप देखो, यहाँ पर देखो del n1 और del n1 और फिर यहाँ पर del n1 और फिर यहाँ पर यहाँ पर देखो del, यहाँ पर ये del n1। तो ये देखो ये वाले जो हमारे स्टेप हैं इसमें से del n1 कॉमन हो जा रहा है, del n1 कॉमन हो जा रहा है। तो हम कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में del n1 के साथ जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं, del n2 के साथ जितने मल्टीप्लायर्स हैं, del n3 के साथ जितने मल्टीप्लायर्स हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्ट कर लेते हैं तो कलेक्ट करने में क्या मिलेगा, del n1 और क्या मिलेगा log n1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा मिलेगा प्लस इस वाले स्टेप में del n1 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बीटा और e1 ये मिलेगा प्लस del n1 होगा। यहाँ पर चलो del n2 कॉमन कर लेते हैं। अब क्या मिलेगा, del n2 कॉमन करेंगे तो log n2 और अब यहाँ वाले में क्या मिलेगा, बी अल्फा और del n2 कॉमन ही हो गया है। यहाँ वाले में क्या मिलेगा बेटे, आपको मिलेगा e2 और del n2 हो गया है कॉमन
और बीटा हो जाएगा, और प्लस डेल n3 कॉमन कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा log n3, और log n3 के बाद फिर आपको अल्फा मिलेगा और बीटा और e3, ऐसे डॉट 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 डॉट, और फिर क्या मिलेगा डेल ni और log ni और प्लस अल्फा और प्लस बीटा और ई आई और इक्वल टू 0, ये मिलेगा आपको। इतना स्टेप मिल गया अगर आपको, तो आप क्या करें कि यहां से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ये 0 का उधर राइट हैंड साइड है, ये इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड में आप क्या करें कि हर एक कोफिशिएंट ऑफ डेल n1 डेल n2 डेल n3 का कंपैरिजन करवा लें, और जब आप कंपैरिजन करवा लेंगे तो आप क्या पाएंगे कि डेल n1 का जो कोफिशिएंट है log n1 प्लस अल्फा बीटा e1 इसके इक्वल टू 0 मिलेगा, log n2 प्लस अल्फा और बीटा और e2 ये इक्वल टू 0 मिलेगा, और log n3 प्लस अल्फा प्लस बीटा e3 ये इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। डॉट 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 क्या मिलने वाला है बेटा, log ni प्लस अल्फा प्लस बीटा और यहां से ई आई इक्वल टू 0, ये आपको ऐसे मिलेगा। इस वाले टर्म को अगर हम देखें तो log ni प्लस अल्फा प्लस बीटा और ई आई इज इक्वल टू 0, ये ऐसे कुछ टर्म मिल रहा है। तो हम यहाँ log ni इक्वल टू अगर देखें तो कितना मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा और ई आई ये मिल रहा है, और एन आई इज इक्वल टू देखें तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ई आई, ये आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो बीएससी थर्ड ईयर में है, इतना तो जनरल मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा कि log ई ए इज इक्वल टू अगर बी है तो ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर बी, ऐसे कुछ हो जाता है, इसी फार्मूले से ऐसा कर दिया। यहाँ से एन आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा और इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा और ई आई, ऐसे कुछ कर लेंगे, और लेट ऐसा मान लेते हैं कि e टू दी पावर माइनस अल्फा को हम कैपिटल ए ले रहे हैं, तो एन आई इज इक्वल टू ए और e टू दी पावर माइनस बीटा और ई आई। और एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है, बाय द एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा है, तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है कि जो हमारा बीटा है 1/kBt बनता है, जहां पर kBt मतलब kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो हमारा है वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो Ni इज इक्वल टू A और e टू दी पावर माइनस बी की जगह पर अगर हम चाहें तो EI/kBt भी रख सकते हैं, तो और चाहे तो हम सीधा यही वैल्यू रहने दें, A और e टू दी पावर माइनस बीटा और EI चाहे तो यही रहने दें। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, जनरली आप देखें तो अगर बहुत सारी टर्म को हटाने के बाद यहाँ पर देखो ये माइनस में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A/e टू दी पावर बीटा EI। आप देख लो बेटे एनर्जी क्या है, ये अगर ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, जरा थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा इसको लिखें तो कुछ ऐसा लिख पा रहे हैं हम, दिख रहा है ना ये आपको, हाँ ठीक, तो हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो हमने सिस्टम शुरू में माना था, जो सिस्टम मैंने माना था जिसकी टोटल एनर्जी कैपिटल E थी, नंबर ऑफ पार्टिकल n था, उसमें बहुत सारे एनर्जी स्टेट थे, ऐसे जो एनर्जी स्टेट था ऐसे, वो एनर्जी स्टेट बेटा आपने देखा कि अगर n1 मॉलिक्यूल, n2 मॉलिक्यूल, n3 ऐसे और ni ऐसे मॉलिक्यूल, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E3, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी EI जो बन रहा है, आप देख रहे हैं कि हर एक एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो उस एनर्जी स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल तो उसकी एनर्जी कम, हाइयर नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर एनर्जी हाइयर पार्टिकल, मतलब जिस किसी भी एनर्जी स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसकी एनर्जी कम, और ज्यादा एनर्जी तो उसका पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी, या कम नंबर ऑफ पार्टिकल तो एनर्जी ज्यादा। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ अ गिवन सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनी स्पेसिफिक
एनर्जी स्टेट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारा इसका अगर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम होंगे तो एनर्जी मेरा EI। यहाँ पर याद रखना किसी एक पार्टिकुलर कह सकते हैं कि एनर्जी स्टेट का ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हमारे जो हेडिंग का एम था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल विथ अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू द डिस्क्रीट सेट ऑफ द एनर्जी स्टेट, वो यही था कि डिस्क्रीट एनर्जी सेट है, दोनों का रेशियो आप देख रहे होंगे कि ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो कुछ इस तरीके से इस एनर्जी का फार्मूला मिल रहा है, जो चाहे आप ये वाली लिखें वैल्यू फार्मूला और चाहे ये वाली लिखें, और फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।